नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन की जंग में ज़ेलेंस्की ने मशीन मैन उतार दिया है। इस मशीन मैन का पूरा कच्चा चिट्ठा आगे आपको बताएंगे और इसके बाद पुतिन के उस बहुत ही खास परमाणु सेंटर की बात होगी जिसे घेर लिया गया है। लेकिन सबसे पहले बात पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरोव की। कादिरोव ने यह ऐलान कर दिया है कि वो पुतिन के लिए मरने को भी तैयार है। आखिर पुतिन के साथ इतनी वफादारी के पीछे वजह क्या है? आज हम इसकी सबसे बड़ी वजह बताने वाले हैं आपको। लेकिन सबसे पहले बात उस रिपोर्ट की जिसमें कहा यह जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के साथ भी 8000 कादिरोव लड़ने के लिए तैयार है। आखिर ये 8000 कादिरोव कौन है? यह रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। रमजान कादिरोव भयंकर, खूंखार, खतरनाक। पुतिन का वफादार जो सिर्फ पुतिन की सुनता है, लेकिन अपने कबीले की आन बान शान पर आ जाए तो किसी की भी नहीं सुनता। अपनी मन मर्जी करता है, लेकिन युद्ध सिर्फ पुतिन के इशारे पर लड़ता है। रमजान कादिरोव और उसकी चेचेन आर्मी डॉनबास की जंग लड़ रही है। लेकिन कुछ खास वजहों से रमजान कादिरोव एक बार फिर बहुत चर्चा में है। दरअसल रमजान कादिरोव की ब्रिगेड ने यूक्रेन की एक महिला एथलीट और वीडियो मेकर को अपने कब्जे में ले लिया था। पहले कादिरोव ने उस यूक्रेनी महिला को रिहा करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर बाद में रिहा भी कर दिया। सवाल यह है कि फिर बाद में रिहा क्यों कर दिया? क्या है ये पूरी कहानी और क्यों इस एथलीट और वीडियो मेकर महिला का नाम यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जुबान पर है? ये सब आपको बताएंगे। Будемо працювати і надалі, щоб забрали усі. Вічна слава усім. 43 सेकंड का एक वीडियो भी इस वक्त काफी चर्चा में है। रमजान कादिरोव अपने लड़ाकों को मेडल दे रहा है। कादिरोव ने डॉनबास में वीरता दिखाने वाले अपने लड़ाकों को पदक दिए हैं और शाबाशी दी है और जोश भी बढ़ाया है। कादिरोव का एक और बयान दुनिया के कई अखबारों में सुर्खियां बटोर रहा है। ये कादिरोव का प्रसिद्ध बयान है कि मैं पुतिन के लिए मरने को भी तैयार हूं। वो कादिरोव जिसके पास पूरी एक हुकूमत है, वो आखिर पुतिन पर जान क्यों लुटाने को तैयार है? क्या है पुतिन और कादिरोव का ये रिश्ता? आज हम इसकी परतें भी खोलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पुतिन, ज़ेलेंस्की और कादिरोव के बीच हुई एक डील की इनसाइड स्टोरी की। 2 недели войны. Блокадный Мариуполь. ये पूरी इनसाइड स्टोरी इस 53 साल की महिला के इर्द गिर्द घूमती है। खुद ज़ेलेंस्की ने इस महिला का नाम लेकर इसकी रिहाई पर खुशी जाहिर की है। इस महिला का नाम है यूलिया पाइवस्का। यूलिया यानी तायरा आखिर क्यों पुतिन की इंटेलिजेंस के टारगेट पर थी? वजह बताई जाती है ऐसा ही एक वीडियो जिसमें यूक्रेन की एक घायल बच्ची को तायरा ने ही फिल्माया था। मारियुपोल में घायलों के वीडियो बनाने के बाद
तायरा ने वीडियो एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी को सौंप दिया था। इस तरह के वीडियो दुनिया के सामने आने के बाद पुतिन की आर्मी को आलोचना का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि रूस तायरा से नाराज था। यही महिला जंग के मैदान में रमजान कादिरव के लड़ाकों के कब्जे में चली गई, कैद कर ली गई, जिसके बाद ज़ेलेंस्की काफी दुखी हो गए, लेकिन मॉस्को में इसे रूस के लिए बेहतर माना गया। लेकिन सारा मामला उस वक्त रूस के हाथ से निकल गया जब पुतिन के बेहद वफादार रमजान कादिरव बीच में आ गए। दरअसल क्रीमिया में एक बड़ी घटना हुई थी जो कि 2014 के युद्ध से पहले यूक्रेन का हिस्सा था। क्रीमिया में कादिरव के एक डिप्टी कमांडर के बेटे को यूक्रेनी सैनिकों ने किडनैप कर लिया था। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहले कादिरव ने यूक्रेनी महिला तायरा को अपने डिप्टी कमांडर के बेटे के बदले रिहा करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में कादिरव ज़ेलेंस्की के साथ कैदियों की अदला बदली को तैयार हो गया। दरअसल ब्रिटेन के एक अखबार ने यह खबर प्रकाशित की है कि इस अदला बदली से पुतिन काफी नाराज हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कादिरव से भी पुतिन नाराज हैं? क्या कादिरव ने पुतिन को बिना सूचना दिए ही तायरा को रिहा कर दिया? कादिरव की कैद से रिहाई के बाद तायरा ने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को धन्यवाद कहा। ज़ेलेंस्की ने भी खुद एक बयान जारी कर तायरा की रिहाई पर काफी खुशी जताई है। Сьогодні вже можу повідомити про це. Вдалося звільнити з полону Тайру, українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома. Будемо працювати і надалі, щоб забрали усіх. Вічна слава усім, хто став на захист нашої незалежності і нашої свободи. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. दरअसल चेचन्या में अलग अलग कबीले हैं और रमजान कादिरव भी एक कबीले का ही नेता है जो इस वक्त वहां सत्ता में है। कई अखबारों में दावा यह भी किया जा रहा है कि रमजान कादिरव ने इसलिए ज़ेलेंस्की के साथ कैदियों की अदला बदली का सौदा कर लिया क्योंकि यूक्रेन की कैद में रमजान कादिरव के डिप्टी कमांडर का बेटा था जो कि रमजान कादिरव का रिश्तेदार भी था। वैसे तो रमजान कादिरव यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के प्लान में हर वक्त साथ हैं, लेकिन जब बात कादिरव के कबीले पर आ गई तो कादिरव ने सीधे ज़ेलेंस्की के लोगों से डील कर ली और दावा यह भी किया गया है कि इस घटना से मॉस्को में बेचैनी है। सवाल यह है कि आखिर क्यों रमजान कादिरव को यह यकीन है कि वो इस गुस्ताखी के लिए भी पुतिन को मना लेंगे। आपको बता दें कि अगर पुतिन कभी किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात करते हैं तो हमेशा फॉर्मल ड्रेस में ही मुलाकातें होती हैं, लेकिन सिर्फ रमजान कादिरव ही एकमात्र वो शख्सियत हैं जो कैजुअल कपड़ों में भी स्पोर्ट्स शूज के साथ पुतिन के राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कर सकते हैं। बात सिर्फ यही नहीं है, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब कादिरव की वजह से रूस पर सवाल खड़े हुए हैं। बुचा में जो नरसंहार किया गया और शहर में लूटपाट की जो घटनाएं हुई उसके लिए भी रमजान कादिरव के चेचन लड़ाकों पर आरोप लगे हैं। बुचा नरसंहार की वजह से पुतिन की कोर टीम को बैकफुट पर आना पड़ा था। यूक्रेन से खबरें ये भी सामने आई, चेचन्या के इन लड़ाकों ने बुचा के अंदर एक कांच के कारखाने को अपना यातना शिविर बनाया था और वहां यातनाएं देकर लोगों को मारा। ऐसी खबरें भी सामने आई कि एक फील्ड हॉस्पिटल के अंदर इन लड़ाकों ने घायल रूसी सैनिकों की भी जान ले ली थी। ये ज़ेलेंस्की का प्रोपेगेंडा था या फिर सच, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कादिरव को पुतिन के साथ अपनी दोस्ती पर काफी ज्यादा भरोसा आखिर है क्यों? ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी कि 8000 चेचन लड़ाके ज़ेलेंस्की की तरफ से भी यूक्रेन के युद्ध में लड़ रहे हैं जो कादिरव के जानी दुश्मन हैं। लेकिन पहले कादिरव और पुतिन के रिश्ते का हम विश्लेषण करते हैं। चेचन लीडर रमजान कादिरव की मॉस्को में काफी धनक मानी जाती है। 15 साल बीत चुके हैं।
पुतिन ने कादिरोव को जमीन का ये बड़ा टुकड़ा सौंप दिया है। यहाँ कादिरोव की हुकूमत पुतिन की ताकत से चलती है। कादिरोव ने चेचन्या पर ऐसे शासन किया है जैसे ये उसकी निजी जागीर हो। चेचन्या में काम करने वाले कई मानवाधिकार समूहों ने कादिरोव पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, जिसमें अपने विरोधियों को जबरन गायब करा देना और उनको यातना देना भी शामिल है। आरोप है कि समलैंगिकों से भी कादिरोव को नफरत है और कादिरोव के लड़ाके समलैंगिकों पर अत्याचार करते हैं। आरोप लगाने वाले तो रमजान कादिरोव पर यूरोप के अंदर कई मर्डर करवाने के आरोप भी लगाते हैं, लेकिन कादिरोव ने इन आरोपों को हमेशा नकारा है। इस बात की चर्चा बड़े बड़े अखबारों में होती है कि कादिरोव पुतिन के हिटमैन की तरह से काम करते हैं। यहां तक कि 2015 में पुतिन की आलोचना करने वाले बोरिस नेमत्सोव की हत्या में भी रमजान कादिरोव का हाथ बताया जाता है। पुतिन के खिलाफ क्रीमिया में जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह को कुचला कादिरोव और उसके लड़ाकों ने। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने कादिरोव पर प्रतिबंध लगा रखा। एक बम विस्फोट में अहमद की हत्या कर दी गई थी। रमजान कादिरोव को कादिरोवत्सी नाम की एक शक्तिशाली और खतरनाक निजी फौज अपने खुद को पुतिन का वफादार बताने पर कादिरोव को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। यहां तक कि कादिरोव ने कीव पर दोबारा कब्जा करने का ऐलान भी किया था। कठिन मोर्चों पर पुतिन कादिरोव और उसके लड़ाकों को लगाते हैं। ऐसी ही एक जंग जिस वक्त खार्किव में एक बार फिर नजर आ रही है। ज़ेलेंस्की ने एक बयान में कहा है कि रूस दोबारा खार्किव पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। Зараз армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Знов ми його деокупували, цей регіон, а вони хочуть знов, і ми це бачимо. А там 1,5 мільйони мешканців. Постійно бомбардують Миколаїв, а там майже 500 000 мешканців. Хоче захопити і повністю зруйнувати Слов'янськ. Там до війни було... कुल मिलाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुश्किलें तब तक कम नहीं होने वाली जब तक पुतिन के पास कादिरोव जैसे वफादार हैं। चेचन लड़ाके पुतिन के साथ भी हैं और ज़ेलेंस्की के लिए भी युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग में एक नया लड़ाका भी उतर चुका है। ये ना किसी से डरता है और ना ही इसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से लड़ने के लिए अपना बहुत ही खतरनाक मशीन मैन उतार दिया है और इसके बाद अब कहा जा रहा है कि इसके आ जाने से डॉनबास की लड़ाई रूस के लिए और मुश्किल हो सकती है। लेकिन पुतिन ने भी इस मशीन मैन से लड़ने के लिए अपना ही एक सीक्रेट हथियार उतारने की तैयारी कर ली है। ये एक ऐसा हथियार है जो ज़ेलेंस्की के मशीन मैन को एक ही बार में तबाह कर सकता है। ये रिपोर्ट आप देखिए, आपको पता चलेगा कि यूक्रेन की जंग क्यों और लंबी खिंच सकती है और कौन कौन से नए हथियार इस युद्ध में अभी आने वाले बाकी हैं। आपने यूक्रेन में मिसाइल से हमले देखे, आपने यूक्रेन में आसमान से आग उगलते हुए फाइटर जेट भी देखे
और लगातार गरजती हुई तोपें भी देखी। आपने यूक्रेन में तबाही मचाते हुए टैंक तो जलते हुए टैंक भी देखे। आपने यूक्रेन में एक गली से दूसरी गली में चल रही स्ट्रीट वॉर भी देखी, जिसे आप गुरिल्ला वॉर भी कह सकते हैं। लेकिन यूक्रेन का युद्ध एक बहुत ही हाईटेक दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि अब लड़ाई इंसानों के बीच नहीं बल्कि रोबोट के बीच शुरू हो चुकी है। क्योंकि पुतिन और ज़ेलेंस्की ने अब अपने सबसे खतरनाक रोबोट वेपन सिस्टम उतारने शुरू कर दिए हैं। करीब 4 महीने की जंग के बाद जब दोनों तरफ हजारों लोगों और सैनिकों की जान जा चुकी है, यूक्रेन और रूस ने अपने रोबोट हथियार लॉन्च कर दिए हैं। और ये बहुत ही डराने वाली बात है। कीव में अपने बंकर से सब कुछ कंट्रोल कर रहे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो रोबोट उतारा है उसे छोटा टर्मिनेटर कहा जा सकता है। इस टर्मिनेटर की खबर पूरे यूरोप में छप रही है और बताया जा रहा है कि कैसे ये रूस से टक्कर लेने के लिए युद्ध में लॉन्च किया जा चुका है। कुछ तो इसे यूक्रेन के शहरों को बचाने वाला गेम चेंजर कह रहे हैं। लेकिन ये मिनी टर्मिनेटर है क्या? इसका इस्तेमाल क्या है? इसकी लागत से लेकर दुश्मन के खिलाफ ये है कितना कारगर, इस पर बहस छिड़ी हुई है। यूक्रेन के मिनी टर्मिनेटर को टेमरलैंड कंपनी ने बनाया है। इसका नाम है जिनोम। जिनोम पर 7.62 कैलिबर की मशीन गन लगी हुई है। 50 किलोग्राम का ये रोबोट सैकड़ों फीट दूर से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस रोबोट में एक कैमरा लगा होता है जिसके जरिए इसके ऑपरेटर को लड़ाई वाले इलाके का अच्छा व्यू मिलता है और इसी को देखकर इस रोबोट को चलाया जाता है। आप इसे एक तरह से जमीन पर चलने वाला ड्रोन कह सकते हैं, जिसमें AK-47 जितनी फायर पावर वाली एक मशीन गन लगी होती है और उसे रिमोट के जरिए फायर किया जा सकता है। ऐसे रोबोट के इस्तेमाल से किसी फौजी की जान को खतरा नहीं होगा। जिनोम की रेंज इसे दुश्मन के ठिकाने के अंदर तक हमला करने की ताकत देती है। जिनोम की फायर पावर आम फौजी से ज्यादा है। ये ना घायल होगा न थकेगा और अगर दुश्मन के हमले में यह तबाह भी हो जाता है तो इस नुकसान से यूक्रेन को फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसमें लगी तार के जरिए ऑपरेटर जिनोम को कंट्रोल करता है और हमले का ऑर्डर भी देता है। ज़ेलेंस्की शुरू से ऐसे हथियार रूस के खिलाफ उतारने की बात कर रहे हैं, चाहे यूरोप हो या अमेरिका। ज़ेलेंस्की की डिमांड हाईटेक हथियारों की है, लेकिन अभी यूक्रेन की ही कंपनी ने उनकी फौज को ये नया हथियार दे दिया है। Зараз армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Знов ми його деокупували, цей регіон, а вони хочуть знов, і ми це бачимо. А там 1,5 мільйони мешканців. देखा जाए तो जिस तरह से युद्ध में रोबोटिक वेपन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे साबित होता है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग इसका एक निर्णायक टेस्टिंग ग्राउंड बन सकती है। हालांकि रूस, जिसके पास खुद के बहुत ही शानदार रोबोटिक वेपन सिस्टम है, वो उन्हें सीरिया में इस्तेमाल कर चुका है और अब जरूरत के हिसाब से वो उन्हें यूक्रेन के युद्ध में भी उतार सकता है। लेकिन जिनोम को लेकर फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन ने इस हथियार को कहां तैनात किया है और अब तक इसके नतीजे क्या रहे हैं। रिपोर्ट है कि यूक्रेन की फौज ने जिनोम को दक्षिण पूर्व में ज़ापोरिजिया के फ्रंट पर तैनात किया है। वैसे रिपोर्ट्स ये भी हैं कि अमेरिका भी रोबोट या ड्रोन वाले हथियारों को लेकर ज़ेलेंस्की की बड़ी मदद करना चाहता है, ताकि रूस की बड़ी फौज के मुकाबले में वो ज़ेलेंस्की की सेना को ऐसी फायर पावर दे दें जो उनका रूस से मुकाबला बराबरी का नहीं तो कम से कम मजबूत टक्कर वाला तो बना ही दे। यही वजह है कि बाइडन यूक्रेन को 4 MQ-1C ग्रे ईगल ड्रोन देना चाहते हैं।
ये ड्रोन अमेरिका के बहुत ही खतरनाक प्रेडेटर का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे 4 हेलफायर मिसाइल से लैस किया जा सकता है, जिसकी रेंज 8 से 11 किलोमीटर तक हो सकती है। हेलफायर मिसाइल की खासियत ये है कि बहुत ज्यादा सटीक है ये, और जब ये टैंक पर हमला करती है तो कुछ भी नहीं बचता। हेलफायर मिसाइल की टेस्टिंग की कुछ तस्वीरें देखिए और फिर समझिए कि अगर इनमें रूस के टैंकों पर हमला हुआ तो T-90 जैसे बेहतरीन टैंक की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। यूक्रेन का दावा है कि उसने इस युद्ध में रूस के 1,500 से ज्यादा टैंक तबाह किए हैं, जबकि बख्तरबंद गाड़ियां तो करीब 3,500 तबाह की जा चुकी हैं। ऐसे में हेलफायर मिसाइल से लैस ड्रोन अगर ज़ेलेंस्की को मिलता है तो यूक्रेन की फायर पावर कई गुना बढ़ जाएगी और वो डॉनबास को बचाने में अपना अहम किरदार निभा सकती है। जहां रूस की टैंक पावर इस वक्त यूक्रेन की पोजीशन को उखाड़ फेंकने में इस्तेमाल की जा रही है, ऐसे में हेलफायर के ये धमाके रूस के लिए डरने की बड़ी वजह बन सकती है। रूस के फौलादी टैंक पहले ही अमेरिका की जेवलिन मिसाइल और ब्रिटेन की NLAW मिसाइल के आगे ढक्कन साबित हुए हैं। ऐसे में अगर हेलफायर यूक्रेन को मिलती है तो पुतिन के टैंक जहन्नुम की आग में चलेंगे, जैसा कि हेलफायर मिसाइल के नाम को समझा जा सकता है। ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से ऐसे हथियारों की मांग कर रहे हैं जो उन्हें रूस का मुकाबला करने की ताकत दें। Оснащение войск новыми системами вооружения, которые будут определять боеспособность армии и флота в ближайшие годы и десятилетия вперед. Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, войска начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство. अब सवाल है कि रूस के पास इसका क्या जवाब है। क्या ज़ेलेंस्की के जिनोम से टक्कर लेने के लिए पुतिन अपने रोबोट वाले हथियार यूक्रेन की जमीन पर उतारेंगे? कई रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रूस बहुत खामोशी से अपने रोबोट यूक्रेन में कुछ मोर्चों पर इस्तेमाल भी कर रहा है। यह है रूस का उरान 9। उरान 9 एक बहुत ही छोटा सा टैंक है, या कहें कि ये एक रोबोट टैंक है जिसकी फायर पावर इतनी ज्यादा है कि जिनोम जैसे हथियार खुद को देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे। उरान 9 रूस का वो रोबोट टैंक है जिसे रूस कई सालों से युद्धाभ्यास में शामिल करता आ रहा है, और ये उस युद्धाभ्यास में भी हिस्सा ले चुका है जिसका टारगेट अब 2022 में जाकर यूक्रेन बना है। उरान 9 खास क्यों है? इसकी पूरी की नजर पुतिन पर टिकी हुई है। पुतिन और ज़ेलेंस्की तो आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन इस युद्ध का खतरा अब उन देशों पर भी मंडराने लगा है जो रूस के करीब हैं और नेटो का हिस्सा भी हैं। हालांकि पुतिन अब इसलिए इन देशों को सबक सिखा सकते हैं क्योंकि इन देशों ने उनकी एक लाइफलाइन को काटने की प्लानिंग कर ली है। ये पुतिन के लिए एक खतरा इतना ज्यादा बड़ा है कि अब नेटो देश उसमें कामयाब हो गए। जलते यूक्रेन की आग का कहां अंत होगा, बस कयास लगाए जा सकते हैं।
यूक्रेन के आसमान का यह जंग वाला धुआं सिर्फ यूक्रेन के आसमान को काला नहीं कर रहा, बल्कि ये धुआं यूक्रेन से बाहर पूरे बाल्टिक सागर पर भी छा रहा है। बाल्टिक का पानी कब रूस और नाटो के बीच लाल होने लगे कह पाना मुश्किल है। जंग छिड़ती है तो नाटो वर्सेस रूस की लड़ाई में बर्बादी की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध इसी ओर बढ़ रहा है जहां नाटो होगा और सामने रूस होगा, क्योंकि इसकी बस एक मिसाल यहां देखिए और समझिए कि पूरे बाल्टिक सागर में रूस कहां है, सारे बाल्टिक देशों में नाटो कहां खड़ा है। क्योंकि आग एक नाटो के ही बहुत छोटे से देश लिथुआनिया ने लगाई है। युद्ध भड़कता है, लिथुआनिया का क्या होगा पता नहीं, लेकिन इसके साथ एक ऐसी जगह है जिसकी चिंता पुतिन के लिए सबसे बड़ी है, कैलिनिनग्राद। रूस के लिए स्थान सिर्फ बाशिंदों के रहने के लिए नहीं है, सिर्फ रूसी जमीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जो रूस के मान सम्मान, उसकी ताकत, उसकी रणनीति, उसकी वॉर पॉइंट, उसकी सीमा का विस्तार है। कैलिनिनग्राद का मतलब रूस का बाल्टिक सागर पर दबदबा। कैलिनिनग्राद का मतलब नाटो देशों पर रूस का जैसे कंट्रोल। कैलिनिनग्राद मतलब स्वीडन, फिनलैंड को अपने न्यूक्लियर अटैक की जद में रखना। कैलिनिनग्राद मतलब लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया पर नजर रखना। लेकिन कैलिनिनग्राद को लेकर पुतिन आजकल बहुत परेशान हैं। ये समझने के लिए नाटो के सदस्य देश लिथुआनिया का एक रूस के खिलाफ बड़ा फैसला समझना होगा। कैलिनिनग्राद शहर बाल्टिक सागर में गिरने वाली प्रिगोलिया नदी के मुहाने पर है। यह रूसी शहर लिथुआनिया और पोलैंड के बीच है। यहाँ के निवासियों को अपने देश में जाने के लिए दूसरे देश से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए पोलैंड और रूसी संघ के बीच एक समझौता किया गया है। इसके मुताबिक यहाँ के निवासियों के लिए एक विशेष कार्ड बनाया गया है, जिससे अब वो पोलैंड के शहरों से होते हुए बेरोक टोक के बार बार अपने देश यानी रूस की यात्रा कर सकें। अब लिथुआनिया ने एक फैसला सुनाया है कि रूस का कोई भी नागरिक कैलिनिनग्राद जाने के लिए उसके देश का रास्ता इस्तेमाल नहीं करेगा। लिथुआनिया की ताकत नहीं है कि पुतिन के देश पर इस तरह से प्रतिबंध लगा सके। जाहिर है ये नाटो की बैठक में बिना विचार किए नहीं हुआ होगा। उधर यूरोप और अमेरिका के हथियार यूक्रेन पोलैंड के जरिए पहुंच रहे हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो ज़ेलेंस्की की सेना के पास हथियारों की सप्लाई बंद हो जाएगी और पुतिन की जंग में जीत की राह बहुत आसान। लेकिन नाटो ये होने नहीं दे रहा। पोलैंड से सप्लाई जारी है और कैलिनिनग्राद को लेकर लिथुआनिया का अब फैसला आया है। कैलिनिनग्राद रूस के लिए कितना अहम है ये समझिए। यहाँ रूस के न्यूक्लियर पावर मिसाइलों का भंडार है। स्कंदर सिस्टम, कैलिब्र मिसाइल, ऑनिक्स मिसाइल, S-400 रूस ने यहाँ पर्याप्त मात्रा में जमा किए हैं, क्योंकि कैलिनिनग्राद का भूगोल ही कुछ ऐसा है। जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया रूस की सबसे दुश्मनी है, और इस दुश्मनी की आग में घी का काम किया है फिनलैंड और स्वीडन ने। उस वक्त जब रूस ने यूक्रेन को नाटो की सदस्यता लेने से रोकने के लिए हमला किया, ठीक उसी वक्त फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता के लिए फॉर्म भरा। नाटो का नियम कहता है कि उसके सदस्य देश पर हमला मतलब पूरे नाटो पर हमला। इसी पॉइंट के आधार पर यूक्रेन में नाटो सीधे जमीन पर नहीं उतर रहा है। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, इसलिए नियम भी लागू नहीं होता। फिनलैंड, स्वीडन या लिथुआनिया किसी में खुद के दम पर रूस से लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन नाटो के साथ अमेरिका होगा, ब्रिटेन होगा,
फ्रांस होगा, जर्मनी होगा। कहा जा रहा है कि पुतिन की नीतियों की वजह से ही फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेना चाहते हैं। पुतिन ऐसा होते भला कैसे देख सकते हैं, क्योंकि नाटो जो अभी रूस के दबदबे वाले इलाके में असर नहीं रखता है, अगर ये देश नाटो में शामिल हो गए तो रूस को कड़ी टक्कर मिलेगी। रूस चारों ओर से नाटो से घिर जाएगा। अमेरिका यही चाहता है और नाटो देश बार बार उसके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट की नजर जितनी रूस पर रहती है उससे ज्यादा कैलिनिनग्राद पर, क्योंकि युद्ध छेड़ने की सूरत में कैलिनिनग्राद का लोकेशन रूस के लिए नाटो पर हमले के लिए वरदान होगा। कैलिनिनग्राद रूस का एक एक्सक्लेव है। एक्सक्लेव का मतलब वो जगह जो देश की मुख्य भूमि से दूर हो लेकिन उसका अभिन्न हिस्सा हो। कैलिनिनग्राद को रूस का ओब्लास्ट कहते हैं। ओब्लास्ट का मतलब प्रांत होता है। कैलिनिनग्राद पहले जर्मनी के कब्जे में था, नाम था कोनिग्सबर्ग। रूस के कब्जे के बाद 1946 में इसका नाम बदला गया। चेयरमैन ऑफ प्रेसिडियम ऑफ सोवियत यूनियन मिखाइल कैलिनिन के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया। 1947 से 1948 के बीच यहां से जर्मन नागरिकों को हटाया गया और रूस के लोगों को बसाया गया। कैलिनिनग्राद का रास्ता ब्लॉक कर लिथुआनिया नाराज रूस को अब अटैक के लिए उकसा रहा है। जबकि लिथुआनिया हो या लातविया हो या एस्टोनिया हो, पुतिन के टारगेट पर पहले से ही ये तीन देश टॉप पर हैं। पुतिन का इन तीनों देशों के लिए विक्ट्री प्लान रेडी है। लिथुआनिया का फैसला पुतिन को ये मौका दे सकता है कि कैलिनिनग्राद के फैसले पर अब इन देशों को सबक सिखाया जाए और इनके जरिए पूरे नाटो को करारा जवाब मिले। इस मैप में रूस के पास ये तीन देश आपको नजर आ रहे हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। इन तीन बाल्टिक देशों पर रूस आगे हमला कर सकता है। यूक्रेन पर हमला पुतिन का पायलट प्रोजेक्ट है। यूक्रेन पर हमला करके पुतिन इस बात का टेस्ट लेना चाह रहे थे कि क्या नाटो देश यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मदद के लिए आगे आते हैं या फिर नहीं। और ये साबित हो गया है कि अगर हथियारों की बात छोड़ दें तो किसी ने भी यूक्रेन की सीधी मदद नहीं की है। यहाँ तक कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन तक घोषित नहीं किया। यूक्रेन पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है और इसलिए अब तीन और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमले के लिए पुतिन का रास्ता एकदम क्लियर हो गया है। ये लिथुआनिया की खूबसूरत तस्वीरें हैं। बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद ये बेहद आकर्षक देश है, लेकिन अब इस देश पर भी पुतिन की मिसाइलें कहर ढा सकती हैं। उन्नीस के पहले रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। जब सोवियत रूस टूटा तो उसके 15 हिस्से हुए। ये 15 हिस्से 15 देश बन गए और एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया इन्हीं 15 देशों में से 3 देश हैं। और ये पुतिन का पुराना प्लान है कि वो अपनी ताकत के दम पर दोबारा इन सभी 15 देशों पर अपना एकमात्र वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि जैसे ही यूक्रेन के खिलाफ रूस ने युद्ध शुरू किया, वैसे ही लिथुआनिया की सरकार ने लिथुआनिया में आपातकाल लगा दिया था। लिथुआनिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी भेज दिए थे। लातविया पर भी पुतिन बम बरसा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बार बार रूस को ये चेतावनी देते रहे हैं कि पुतिन नाटो देशों पर हमला करने का जोखिम बिल्कुल ना उठाएं। लेकिन पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने यूक्रेन को धमकी दी और यूक्रेन पर हमला भी किया।
यूक्रेन के बाद लिथुआनिया पर इसलिए भी पुतिन के हमले की तलवार लटक रही है क्योंकि रूस और चीन से नाराजगी मोल लेने की ताकत लिथुआनिया को नाटो से मिलती है। नाटो देश पुतिन को घेरने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। रूस शायद बाल्टिक सागर वाले देशों के खिलाफ जंग छेड़ चुका होता। सबसे पहले रूस गोथलैंड पर हमला करके वहां अपना कब्जा जमाएगा और उसके बाद कैलिनिनग्राद से जमीन के रास्ते रूस की फौजें लिथुआनिया में घुसेंगी और रूस की सेना सुवाल्की कॉरिडोर पर भी कब्जा करेगी ताकि पोलैंड से लिथुआनिया को कोई भी मदद ना मिल सके। पुतिन की ये प्लानिंग कब जमीन पर उतरेगी ये सिर्फ पुतिन जानते हैं, जो यूक्रेन युद्ध की आग को कंट्रोल करने में जुटे हैं।